नमस्ते। चलिए आज भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति आखिर है कौन? एक शासक जिनके पास असली ताकत है या फिर सिर्फ एक प्रतीक? ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें दो पदों को समझना होगा। एक है राष्ट्रपति, जो पूरे देश के मतलब हेड ऑफ स्टेट हैं, और दूसरे हैं प्रधानमंत्री, जो सरकार चलाते हैं, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। हमारा पहला सेक्शन इसी आइडिया पर है। भारत में राष्ट्रपति का पद आप समझ लीजिए काफी कुछ ब्रिटिश राजशाही जैसा है। वो पूरे देश का चेहरा है, पर देश पर शासन नहीं करते। और देखिए, इस बात को हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कितने कमाल के तरीके से समझाया था। उनका एक छोटा सा वाक्य, वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं करते, पूरी कहानी बयां कर देता है। तो सवाल उठता है कि अगर राष्ट्रपति सीधे तौर पर शासन नहीं करते तो फिर उन्हें चुना कैसे जाता है? आइए अब इस अनोखे नेता को चुनने के तरीके को समझते हैं। अब ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है ना? सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और देश का सबसे बड़ा पद, लेकिन उसे चुनने के लिए एक भी आम आदमी वोट नहीं डालता। तो फिर ये चुनाव होता कैसे है भाई? इसका जवाब है इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब हम और आप सीधे वोट नहीं करते। हमारे चुने हुए नुमाइंदे यानी हमारे MP और MLA वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए MLA शामिल होते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, हर वोट की कीमत बराबर नहीं होती। एक MLA के वोट की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब जिस राज्य की आबादी ज्यादा, उसके MLA के वोट की वैल्यू भी ज्यादा। इसी तरह सांसदों के वोट की वैल्यू भी तय होती है। ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच एक बैलेंस बना रहे। इस चुनावी तरीके को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें वोटर किसी एक को जिताने के लिए वोट नहीं देता, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करता है। ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी, ये तीसरी, और ऐसे ही। मकसद ये है कि ऐसा उम्मीदवार जीते जिसे सबसे ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल हो, जो सच में पूरे देश की पसंद का प्रतीक बन सके। तो चलिए अब आते हैं इस बात पर कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद असल में करते क्या हैं, उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। अगर हम सिर्फ संविधान पढ़ें तो लगेगा कि राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। वो हमारी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। प्रधानमंत्री, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, सबको वही नियुक्त करते हैं। सरकार का हर काम उन्हीं के नाम पर होता है, और कोई भी बिल उनके दस्तखत के बिना कानून बन ही नहीं सकता। ये सब सुनने में बहुत ताकतवर लगता है ना? जैसे कि राष्ट्रपति के पास कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन आता है, एक ऐसी संवैधानिक सच्चाई जो इन सारी शक्तियों पर एक नया नजरिया डालती है। और वो सच्चाई ये है कि राष्ट्रपति अपनी इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उन्हें लगभग हर काम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही करना होता है। यही तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की बुनियाद है। तो फिर ये सवाल मन में आना लाजमी है, अगर हर काम सरकार की सलाह से ही होना है, तो क्या कोई ऐसी भी जगह है जहां राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपनी समझ से काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहीं पर राष्ट्रपति की असली ताकत सामने आती है, उनकी वीटो पावर के जरिए। जैसे कि सस्पेंसिव वीटो, मतलब वो किसी बिल को कह सकते हैं, 1 मिनट इस पर दोबारा सोचिए, और उसे पार्लियामेंट को वापस भेज सकते हैं, जैसा राष्ट्रपति कलाम ने किया था। या फिर पॉकेट वीटो, बिल आया और राष्ट्रपति ने उसे बस अपनी जेब में रख लिया, मतलब उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, जैसा राष्ट्रपति ज़ैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस बिल के साथ किया था। ये वो मौके हैं जब राष्ट्रपति एक बहुत जरूरी ब्रेक की तरह काम करते हैं। और यहीं से हम राष्ट्रपति की भूमिका के सबसे जरूरी पहलू पर पहुंचते हैं, संविधान के शगार्डियन यानी गार्डियन के तौर पर उनकी भूमिका। तो देखिए, राष्ट्रपति का असली काम देश चलाना नहीं है। उनका रोल है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश की एकता का प्रतीक बनना। ये देखना कि कोई भी कानून जल्दबाजी में तो नहीं बन रहा। वो सरकार को सलाह दे सकते हैं, और सबसे बढ़कर वो संविधान के रक्षक हैं। ये बात उनकी शपथ में साफ साफ लिखी है। हर राष्ट्रपति शपथ लेता है कि वो संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करेगा।
उनकी पहली जिम्मेदारी किसी सरकार के प्रति नहीं, बल्कि भारत के संविधान के प्रति होती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक लोकतंत्र में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? वो जो शासन चलाता है या वो जो शासन के नियमों की रक्षा करता है? इस सवाल का जवाब ही हमें भारत के राष्ट्रपति की असली और सबसे अहम भूमिका को समझाता है।